आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज योर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब इसको थोड़ा सा पहले मैं समझा देता हूँ बेटा, एनएमआर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपके पास ये है बच्चों न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का। कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन दो टाइप से रिवॉल्व करते हैं। एक तो आपके पास जैसे इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक दैट सर्कुलर पाथ में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और एक ही अपनी ही एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपनी ही एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करते हैं। एक तो न्यूक्लियस के अराउंड ये रोटेशन है, न्यूक्लियस के अराउंड इनकी रोटेशन है, ठीक है। और एक इनकी रोटेशन है इट्स एक्सिस, अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड इट्स एक्सिस। अपने ही एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करते हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर पॉइंट। और इनकी एक पर्टिकुलर स्पिन होगी, स्पिन समझते ही आप, +1/2 हो, 1 हो, 3/2 हो, कुछ भी इनकी स्पिन हो सकती है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसे है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब बच्चों, अगर कोई भी चीज आपको पता है रोटेशन में होती है, और खासकर चार्ज पार्टिकल कोई भी, एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल लेते हो, और बच्चों चार्ज पार्टिकल रोटेशन में होता है, रोटेशन में होता है, ठीक है। तो दैट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट प्रोड्यूस है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता बच्चों, ठीक है। ऐसे ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का भी इट्स ओन एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी अपना एक रोटेशन होता है गाइस, इसका भी अपना एक रोटेशन है। किसका? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में क्या? प्रोटॉन्स है। न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या है? अब मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एग्जिस्ट करेंगे। प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन से रिलेट कर सकते हैं उनको। जो प्रोटॉन होते हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारे पास क्या है? ये प्रोटॉन है, तो ये इनमें अपना एक अपनी ओन एक्सिस के अबाउट ये भी रोटेट करेंगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज हो, तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और इनकी स्पिन को शो करते हैं, प्रोटॉन की जो स्पिन होती है उसको शो करते हैं आई से, ठीक है। ये न्यूक्लियर स्पिन की बात होती है, दिस इज ए न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू इसकी भी वैसे आती है 1/2, 1, 3/2, 0 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपकी आई यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर स्पिन। और एस क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। किसके लिए बच्चों? दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। इन शॉर्ट, ये चार्ज पार्टिकल जब रोटेट करते हैं दे विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक वर्ड क्यों लगा? आपको पता लगी गया होगा। न्यूक्लियर क्यों लगा? न्यूक्लियर इज फॉर द पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इनके लिए हमने वर्ड यूज किया न्यूक्लियर। मैग्नेटिक, ये पॉजिटिवली चार्ज मूविंग पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, इससे मैंने वर्ड लगा दिया मैग्नेटिक। अब ये रेजोनेंस क्या है? व्हाट इज दिस? वैसे तो इस पर बहुत डीप बात कर सकता हूं मैं, बट इतनी ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत है। रेजोनेंस में क्या होता है? देखो, ये एक सैंपल है। हमने कोई भी मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, दिस इज ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं? एटम, ठीक है। एटम के अंदर ऑब्वियस सी बात है क्या होती है? न्यूक्लियस होती है अपनी एक, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दे विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि रोटेट करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाना है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया बाहर से, इसको हमने बी बोल दिया। बी इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, ये दोनों हो सकता है
ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल भी हो सकती है, मीन सेम डायरेक्शन में, तो और एंटी पैरेलल भी हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, जो आपने लगाया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में हो या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो बेटा। तो यहाँ पे दोनों मिलके एक नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। कैंसल आउट होगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लीजिए बी है, इसको मैं बी डैश मान लूं, मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, इनका जो डिफरेंस है कोई भी एक ज्यादा हो सकता है, दैट विल प्रोड्यूस ए न्यू मैग्नेटिक फील्ड बी डबल डैश मान लीजिए। तो ओवरऑल मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका प्रोड्यूस। अब आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दो चीजें हो सकती हैं, या तो दोनों का एड अप हो जाए या कुछ कैंसल आउट हो जाए, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हो, बट ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जरूर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस पे आपने फॉल की ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी कौन सी, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ये जो कि इसके साथ इंटरेक्ट करने वाली है इन मोलिक्यूल्स के साथ। अब इसकी एक पर्टिकुलर अपनी एक एनर्जी होगी, दैट इज नोन एज ई, और इसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, ई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी एच न्यू। तो कहता है इनकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स हैं इनकी एक फ्रीक्वेंसी अपनी, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि जब वो ऐसे मूव करेगी सर्कुलर पाथ में, दैट वी कैन एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी इनमें आपस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आपस में ऑलमोस्ट ये फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस नहीं होगा, तभी इन फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे इजीली। तो उसको लिए उसको नाम वर्ड दे दिया रेजोनेंस, इनमें एक रेजोनेंस होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का यहाँ पे मतलब क्या है, ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? सर किस किस की फ्रीक्वेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए? देखो बच्चे, एक तो ये जो रोटेटिंग मोलिक्यूल है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी, इनकी एक फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे जो आप एनर्जी दे रहे हो ये भी एक फ्रीक्वेंसी, इनकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बच्चों, ऑलमोस्ट ये इक्वल फ्रीक्वेंसी होती हैं, तभी इसको इजीली एब्जॉर्ब करेगा। इज दैट ओके? ओके जैसे हम रेडियो को 92 पॉइंट मान लीजिए 4 मेगाहर्ट्ज पे लगा लें, तो आपको पता है ये जो इस लेवल की फ्रीक्वेंसी आएगी उन्हीं को कैच करेगा ना, तो 98 वाली उनको जाने देगा, इससे कम वाली उनको जाने देगा, जो एग्जैक्ट इस फ्रीक्वेंसी पे आएगी उन्हीं को क्या करेगा, गेन करेगा ना ये। इज दैट ओके गाइस? यस सर। ठीक है, ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि इसको इलेक्ट्रो, मैंने ये नाम क्यों दिया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका नाम क्यों पड़ा, ये पॉइंट कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं यहां तक? नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में, ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाले ऑर्बिटल्स, दीज ऑर्बिटल्स मान लीजिए, ये इनकी स्टार्टिंग में एक एनर्जी अपनी ई एनर्जी है, कुछ भी एक एनर्जी होती है, और ये सारे इनको बोलते हैं डीजेनरेट एनर्जी, डीजेनरेट, इक्वल एनर्जी लेवल पे ये लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जो कि रेडियो वेव से आ रही है, रेडियो वेव से आ रही है, उस एनर्जी को जैसे ही ये एब्जॉर्ब करेंगे, ये अलग अलग एनर्जी लेवल पे इनका ट्रांजिशन हो जाएगा, अलग अलग एनर्जी लेवल पे, लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल, इन अलग अलग एनर्जी लेवल पे इनका ट्रांजिशन हो जाता है, और इन्हीं ट्रांजिशन को हम स्टडी करने वाले हैं। जब ट्रांजिशन होगा तो एक पर्टिकुलर पीक बनाएंगे, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी आएगी, कितनी पीक बनेगी, ये सब हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों पॉइंट, ये बात समझ आई? हाँ जी सर। ठीक है, अब मैं मूव करता हूं आगे फॉरवर्ड। अब देखिए आपको जो एनएमआर है, यहाँ पे दो चीजों का ज्यादा सिलेबस में आता है, एक तो हाइड्रोजन के लिए और एक कार्बन 13 के लिए। तो मैं बात कर रहा हूं एनएमआर में, एनएमआर, एक तो एनएमआर के लिए दो कंडीशन है, यहाँ पे चार्ज होना चाहिए, जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज होना चाहिए। सेकंड, आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू मींस वहां पे आई की वैल्यू भी होनी चाहिए, और आई मैंने क्या माना बेटा, आई क्या बोला मैंने, एस क्या बोला था, न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन, बिल्कुल ठीक है, और एस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि स्पिन। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू मीन नॉन जीरो होनी चाहिए, पहली बात तो ये होगी यहाँ पे। सेकंड, अगर ये आई बाई चांस जीरो हो जाए बच्चों, आई बाई चांस जीरो हो जाए, अगर आई की वैल्यू में जीरो ले लूं, भी आई की वैल्यू जीरो होगी, उनको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक।
क्या बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? इस पे बहुत डीप नहीं जाऊंगा मैं, ये भी बोल सकता था कि नॉन मैग्नेटिक के ऊपर भी टॉपिक बन सकता पूरा, भी नॉन मैग्नेटिक ही इनको मैं क्यों बोल रहा हूँ, नॉन मैग्नेटिक ही क्यों, क्योंकि वो चीजें आपकी काम की है ही नहीं बेटा। अब उठाने को तो मैं बहुत डीप उठा लूं, नॉन मैग्नेटिक के ऊपर बता दूंगा पेड़ में क्या होगा, एनर्जी कैसे गेन करेंगे, पर उसका फायदा नहीं है। आई की वैल्यू अगर 0 है तो उसको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक। और ये जनरली कौन से होते हैं? जैसे कार्बन 12 हो गया, इसको हम नॉन मैग्नेटिक या एनएमआर इनएक्टिव भी बोल देते हैं कि ये एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, इनको ये भी कह देते हैं कई बार नॉन मैग्नेटिक, आई की वैल्यू 0। जैसे कार्बन 12 हो गया बच्चों, ओ 816 हो गया, ये हो गया आपके पास, सिलिकॉन हो गया 1428। मींस इन सबको ध्यान से देखें, इनको हम कैन बी डिवाइडेड बाय 4, इनको 4 से डिविजन, ये सारे के सारे कैन बी डिवाइडेड बाय 4, कैन बी डिवाइडेड बाय 4, इनको 4 से बच्चों डिवाइड किया जा सकता है, और जो 4 से डिविजिबल हैं ये आपके नॉन मैग्नेटिक होंगे। ठीक है, आई की वैल्यू इनके लिए क्या रहेगी? 0 रहेगी। क्लियर है पॉइंट? ये बात समझ में आई? पहली बात, अगर आई की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा, और आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो आपको पता ही है कैसे होंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाले होंगे, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर के होंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यही जनरेट करते हैं। जैसे कि आपके पास हो गया फॉर एग्जांपल लेने के लिए, अब जैसे एग्जांपल इसके ये हो गए, अब मैं इसके एग्जांपल लेने जाऊं जिनमें आई इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे हाइड्रोजन हो गया बच्चों, ठीक है, कार्बन 13 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, नोट 12, कार्बन 13 हो गया, और नाइट्रोजन 14 ले लिया, जैसे एग्जाम्पल हो गए। इनमें आप देखेंगे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही पूछ लूं भाई H2 है, बताइए इस पे एनएमआर हम लगा पाएंगे कि नहीं? अब बोलेंगे सर पहली बात तो देखिए ध्यान से, H के पास यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड है, तो यहाँ पे आपके पास आपकी जो आई बनेगी वो क्या हो जाएगी? 0। एक आपका +1/2 होगा तो दूसरा -1/2 हो गया, तो क्या बना देंगे? वो 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? वो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो स्पिन इंटेंस उसकी स्पिन क्या कर देंगे? आई से शो करते हैं, 0 हो जाएगी। बट अगर इस पे H2 पे पॉजिटिव लगा दूं या H2 पे नेगेटिव लगा दूं मैं, H2 पॉजिटिव कर दिया, H2 नेगेटिव कर दिया, अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? तो क्या शो करना स्टार्ट कर देगा ये आपका आई नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और ये क्या शो करेगा? आपका एनएमआर शो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, आई होप ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इसमें? Yes, sir. अगर आपको बोल दे आई की वैल्यू, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, ये पॉइंट यहाँ पे बन सकता है कि कौन सा नॉन मैग्नेटिक और कौन सा मैग्नेटिक, या कौन सा एक्टिव कौन सा एनएमआर इनएक्टिव, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं इसको लेके चलूंगा, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम, इनके डिस्कशन नहीं होगा ज्यादा, वी विल टॉक अबाउट दिस, इनके बारे में बात होगी भी इनका एनएमआर हम कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब हमारे पास है मींस आई इज नॉट इक्वल टू 0, पहली बात, मैग्नेटिक बोलेंगे इनको, मैग्नेटिक मींस दे विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, रोटेट करेंगे, तो आई इज नॉट इक्वल टू 0। अब इनको भी दो पार्ट में बच्चों डिवाइड कर दिया गया आगे, फर्दर इनको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक होता है नॉन क्वाड्रपोल, एक आपके पास है नॉन क्वाड्रपोलर, ठीक है, एक होता है आपके पास क्वाड्रपोल। ठीक है, दो टाइप के हो गए, क्वाड्रपल भी और नॉन क्वाड्रपल, इसको ऐसे ही बोल दिया था कई बार। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसमें पहली बात तो बच्चों, इसमें इंटेंसिटी की वैल्यू रहेगी 1/2, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1/2, और इनमें आई की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1/2, मीन्स वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इनमें वैल्यू कुछ, और एक और, जब आई की वैल्यू 1/2 आएगी, ये जो देंगे ये थोड़े से शार्प सिग्नल देंगे, कुछ ऐसे, अगर मैं बात करूँ ना, कुछ इस टाइप से सिग्नल देंगे, अगर मैं देखूं इनमें शार्प सिग्नल, बिल्कुल ऐसे शार्प सिग्नल आएंगे। और इनकी बात करूं, थोड़ा सा इनमें सिग्नल की बात करूं मैं, थोड़े से ऐसे सिग्नल आएंगे, थोड़े से ब्रॉड सिग्नल आएंगे, शार्प सिग्नल नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या देंगे? ये दे विल गिव शार्प सिग्नल,
और ये वाले क्या देंगे, थोड़े से ब्रॉड सिग्नल देंगे। ये वाले क्या देते हैं, ब्रॉड सिग्नल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जो हाइड्रोजन है आपके पास, एग्जांपल आप तो एक दो बार पढ़ेंगे, आपको याद भी हो जाएंगे। कार्बन 13 हो गया, 12 की तो हम बात ही नहीं कर रहे। फ्लोरीन वाला ले लो, ओड नंबर वाले खासकर देखिए आ रहे हैं जो, P31 आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन 15 आ गया, ये वाले। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस साइड मैं लिख रहा हूँ जैसे नाइट्रोजन 14, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। बोरोन आ गया यहाँ पे, बोरोन 11। और एक ड्यूटेरियम के लिए भी होता है बच्चों, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन सिंपल ड्यूटेरियम, जैसे इसके लिए इंटेंसिटी ड्यूटेरियम के लिए आई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आपको इसके लिए नाइट्रोजन के लिए क्या होती है, अब इसको निकालना कैसे ये भी आगे चलो बात कर लेंगे मैं एक बार। आई की वैल्यू यहाँ पे किसके लिए, बोरोन के लिए आपकी आती है 3/2 के करीब। नाइट्रोजन के लिए आपकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट, ये भी 1 ही होती है, 1 पॉइंट समथिंग आती है, 1 ही होती है, ठीक है, इंटेंसिटी होती है इनके लिए। तो बेसिकली आपको याद रखना है ये वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट है, दिस एंड दिस। इसमें शार्प सिग्नल आएंगे, इसमें ब्रॉड सिग्नल आएंगे। मैंने बता दिया कुछ इस टाइप के सिग्नल देगा, ये बिल्कुल शार्प सिग्नल ऐसे, और ये थोड़े से ब्रॉड सिग्नल देगा। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, ये ब्रॉड क्यों आए, बहुत ज्यादा ये शार्प क्यों आए, ये आगे सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करेंगे बस। अब इस पे बहुत ज्यादा डीप जाऊंगा तो 5-6 लेक्चर इसी के बन जाएंगे एनएमआर के। तो ये हमारे पास है दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। एग्जाम्पल एक दो बार पढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ पे बोरोन 11, ड्यूटेरियम, ये ज्यादातर एग्जाम्पल यही यूज करते हैं, एग्जामिनर यही एग्जाम्पल देते हैं मोस्टली। और मोस्टली जितने भी आप टीचर्स के लेक्चर देखोगे मोस्टली आपको यही एग्जाम्पल देते मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया किस टाइप से, नॉन क्वाड्रपोल और हमारे पास क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास दो टाइप की हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आते हैं, एक्सक्यूज मी सर, यस बच्चे, सर ਜਿਹੜੀ आई है इंटेंसिटी है कि फिर अपने को ਇੱਥੇ नहीं नहीं इंटेंसिटी नहीं है बच्चे, ये मैंने थोड़ी देर पहले अभी भी बताया था, ये क्या है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर स्पिन। हाँ न्यूक्लियर स्पिन है बेटा, ठीक है ना, स्पिन ओके आपके ओके पास सर, है। आप अभी बोल इंटेंसिटी बोल गए। सॉरी सॉरी बाई चांस वो निकल गया होगा मेरे हाँ मुंह से। अच्छा एक और होता है बच्चे इसमें, वैसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होती है कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई और एक होता है डाइल्यूट न्यूक्लियाई, इनके अंदर ही कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई और डाइल्यूट न्यूक्लियाई। बस सिंपल मैं इतना बोलना चाहूंगा, कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई उनको बोलते हैं जो नेचर में 100% एग्जिस्ट करती है, और जो डाइल्यूट न्यूक्लियाई जैसे कार्बन 13 हो गया या नाइट्रोजन 15 हो गया, ये बहुत कम होते हैं, जैसे ये 1.1% होता है, ये 0.0002% के अप्रोक्सीमेट होता है, बहुत कम होते हैं मतलब ये, तो उनको डाइल्यूट बोल देते हैं। जो इनकी परसेंटेज बहुत कम हो उनको डाइल्यूट बोल देते हैं, और जो 100% एग्जिस्टेंस इनकी हो उनको बोल देते हैं क्या, दैट वी कैन से कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियाई। इनके बारे में ज्यादा कोई जरूरत भी नहीं है हमें इतनी ज्यादा बात करने की, क्योंकि इनका ज्यादा यूज भी नहीं है। तो हमारे पास मेन चीज ये थी जो मैंने बता दी, बी आई नॉट इक्वल टू 0, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं मैं आपको बच्चों, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला ये आपके पास है ये आपके पास है हमारे पास, ये एनर्जी थी स्टार्टिंग में, कोई भी एनर्जी, ये मॉलिक्यूल की एनर्जी थी, ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया था यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल की अपनी एक एनर्जी थी स्टार्टिंग में, दिस वाज योर एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। बाद में ये टू अलग अलग एनर्जी, ये डीजेनरेट था, क्या था, डीजेनरेट। बाद में बच्चों ये दो अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप हो गया, ठीक है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल है। देखिए स्टार्टिंग में मान लीजिए जिनका एनर्जी लेवल है, जो भी एनर्जी लेवल है, हर एक एनर्जी लेवल पे इक्वल मॉलिक्यूल्स थे। जब डीजेनरेट का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपके 500 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, यहाँ पे 500 मॉलिक्यूल है, मान लीजिए सब पे इक्वली मॉलिक्यूल्स हैं, 500 तो 250 होंगे, इक्वली मॉलिक्यूल्स होते हैं। कब, जब वो डीजेनरेट होते हैं तो उनपे जो पॉपुलेशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो इक्वली होती है बच्चे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर जब ये अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट अप हो जाते हैं तो जो लोअर एनर्जी लेवल होता है E1 और इसको मैं मान लेता हूँ E2, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स वो ग्रेटर होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रेटर। और यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लेसर, ठीक है। यहाँ पे लेसर मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊपर वाली, ये पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, हम पहले भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। मॉलिक्यूल्स इसमें ग्रेटर होते हैं, ऊपर वाले में मॉलिक्यूल्स कम, मींस यहाँ पे पॉपुलेशन आपकी ज्यादा है, यहाँ पे कम, इनके डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा पी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ होती है ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होती है, और गाइस जितनी ज्यादा ट्रांजिशन होगी उतने ही हमारे पास क्या आएंगे, वो ज्यादा सिग्नल्स देंगे। जैसे हमारे पास इंटेंसिटी की बात करें पीक की,
अगर ये ट्रांजिशन कम है तो हो सकता है छोटा छोटा ऐसे ऐसे आ जाए, ऐसे ऐसे बस लाइक दैट। ठीक है, सॉरी गलत बना दिया थोड़ा सा, ऐसे नहीं होते बेसिकली, कुछ इस टाइप से होते हैं लाइक दैट। ठीक है, और मान लीजिए पॉपुलेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा हाइयर। जितना ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस होगा बच्चों, डेल्टा पी की वैल्यू मीन डेल्टा पी क्या है, दिस इज योर पॉपुलेशन डिफरेंस, पॉपुलेशन डिफरेंस। इस पॉपुलेशन डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी तो ट्रांजिशन ज्यादा होगा, और ट्रांजिशन जितना ज्यादा होगा तो आपके पास जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि जितना ज्यादा आपके पास पॉपुलेशन डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे पीक अच्छी बनेगी, इंटेंसिटी हमें अच्छी देगी। क्लियर बेटा पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। हाँ जी बच्चे, क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसको एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज लार्मार फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी, ये लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको देखिए। पहली बात तो ये होती है गामा अपॉन 2 पाई इंटू बी नॉट। इसमें सारा मैं बेसिक बताऊंगा आपको, फिर हम इसके बाद करेंगे लास्ट में डिस्कस हमारी इंटेंसिटी या लाइंस के बारे में। ठीक है, तो ये है क्या, इसको बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात तो देखो, एक दो इससे पहले मैं आपको चीज बता देता हूँ, देख लीजिए, सॉरी। अब जैसे मान लीजिए जो न्यूक्लियाई लिया आपने, ये जो न्यूक्लियाई ली, जो भी आपने एटम लिया उसके अपने एक न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियाई है, ये एक तो इसमें वर्ड यूज होता है इसकी गामा, गामा होता है गायरोमेट्रिक रेशियो, जो ये गामा ये वाला मेट्रिक रेशियो, गायरोमेट्रिक रेशियो। और एक आपको बता दूं मैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना बेटा। देखो मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट, आपने ये इंस्ट्रूमेंट लिया, ये इंस्ट्रूमेंट आपका जिससे हमें मेजर करना है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट। इसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, 100 मेगाहर्ट्ज, 200 मेगाहर्ट्ज में होती है जनरली, 200, 400, 600। मान लीजिए इसमें मैं लेता हूँ 600 मेगाहर्ट्ज, ये इसकी एक क्या है, फ्रीक्वेंसी है इस इंस्ट्रूमेंट की अपनी। और एक और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ले लिया मैंने, इसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 200, 400, कुछ भी ले लो आप वैल्यू, मेगाहर्ट्ज। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बच्चे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो डेल्टा ई, ये वाली चीज, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो डेल्टा ई की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो वो आपकी क्या होगी, ये इसको ज्यादा सेंसिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सेंसिटिविटी। एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जितनी ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी लेंगे उतनी ही ज्यादा इसकी क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी। ठीक है बच्चों, उतना ही इनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ही ट्रांजिशन के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देंगे, इसको ट्रांजिशन ज्यादा करवाना पड़ेगा इनमें। और जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा, पॉपुलेशन वैल्यू की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, इसमें मोलिक्यूल ज्यादा होंगे उतने ही मोलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एक तो आपको याद रखना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब 4 या 5 अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो एक वो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी लेते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी को हम टीएमएस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे आगे चल के, टीएमएस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टीएमएस जो रेफरेंस के लिए हम लेते हैं उसको टीएमएस बोलते हैं। सभी एक ही टाइप का रेफरेंस रखेंगे, क्योंकि सबने अलग अलग टाइप का रेफरेंस ले लिया तो सबके लिए, किसी के लिए पीक मान लीजिए यहाँ आ रही है, किसी के लिए पीक या ऐसे आ रही है, किसी के लिए पीक ऐसे आ रही है, तो सबके लिए पीक अलग अलग जगह पे आएगी और जो रेफरेंस वैल्यू उससे अलग अलग डिस्टेंस पे आएगी। तो इसलिए हमें रेफरेंस जो टीएमएस है, हमें रेफरेंस लेते हैं जो एक ही लेना है बच्चों। एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, गामा की वैल्यू जो ये हमारे पास है, गायरोमेट्रिक रेशियो जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। और एक और बी नोट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज बी नोट, ये है आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों आपके पास है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा लगाओगे उतना ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। तो आप दो चीज याद रखना, एक तो गायरोमेट्रिक रेशियो ये वाली, और एक मैग्नेटिक फील्ड, दो चीज पे डिपेंड करेगी ये फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, पॉपुलेशन वैल्यू में भी चेंज आएगा तो इंटेंसिटी में भी चेंज आएगा वहां पे। क्लियर है बच्चों पॉइंट, ये बात समझ में आई? यस सर।
मींस इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप सेट करेंगे और उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही आप इंटेंसिटी आएगी। आपको ये नहीं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप सेट कर लो। जितनी आपको एक चीज और कहते हैं, ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या ली उन्होंने, ज्यादा ली बच्चों। क्लियर है पॉइंट ये? इज दैट ओके? हाँ जी, हो जाएगा। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, उससे पहले मैं आगे चलूं, थोड़ा टीएमएस के बारे में बात कर लेता हूं मैं। टीएमएस, इसको बोल देते हैं हम रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसको हम रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलेंगे। रेफरेंस स्टैंडर्ड, अब देखो मान लो चलो मैं कैसे बताऊं आपको ये, चलो एक कर्व ले लेते हैं इसमें समझाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली मुझे वो चीजें इसमें बतानी पड़ रही जो आपको आपके लेवल की है। बहुत ज्यादा लेवल पे हम इनको नहीं जांचते, इसमें कौन सा मटेरियल यूज करना है, कैसे करना है, किस टेम्परेचर पे यूज करना है, उनके बारे में नहीं जांचते हम। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक टीएमएस वैल्यू ले ली। टीएमएस मींस इसकी अपनी एक ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, और वो मान लीजिए कुछ भी 400 मेगाहर्ट्ज मान ली मैंने टीएमएस, जो मींस आपने कंपाउंड लिया। अच्छा एक चीज और बचे, जो इसमें जो कंपाउंड और सॉल्वेंट सॉल्यूशन लेंगे, जो भी हम इसमें सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन जो लेते हैं इसमें हम, जो भी सॉल्यूशन यूज करते हैं, वैसे होता क्या टीएमएस, टेट्रामिथाइल सिलिकॉन। टेट्रामिथाइल सिलिकॉन होता है ये। 4 मिथाइल होते हैं, 1 2 3 4, टेट्रामिथाइल सिलिकॉन, ठीक है, ये होते हैं इसमें। नहीं नहीं सॉरी, ट्राइमिथाइल, सॉरी ट्राइमिथाइल सिलिकॉन्स, ये सिलेन्स भी बोल देते हैं, ये होता है हमारे पास 3 3 6 3 9 और 3 12, सॉरी टेट्राई लेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो 12 प्रोटॉन होते हैं इसमें। कितने होते हैं, 1 2 3 4, 12 प्रोटॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए और एक अच्छा वोलाटाइल होना चाहिए। कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो टीएमएस के लिए लेंगे हम, टीएमएस के लिए इसको लिया हमने टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सिलेन्स जो लेते हैं, सिलिकेट्स जो लेते हैं हम, कंपाउंड लेते हैं। इसको एक तो इनर्ट नेचर का होता है, और इसको खासकर ये पूछ लेते हैं कई बार, ये एक तो हाइड्रोजन के लिए और एक कार्बन 13, इन दोनों के लिए ज्यादातर यूज करते हैं इसको, हाइड्रोजन के लिए और कार्बन 13 के लिए, इनके लिए इसको यूज करते हैं टीएमएस को रेफरेंस के तौर पे। अब मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी आपने रेफरेंस के तौर पे ले ली 400 मेगाहर्ट्ज, ध्यान से सुनना, 400 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी ले ली। इसको मैंने बोल दिया 0 पीपीएम, 0 पीपीएम बोलते हैं इसको, पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे हमारे पास 2 पीपीएम, 1 पीपीएम वैल्यू आएगी, फिर 2 पीपीएम, ठीक है, फिर हमारे पास 3 पीपीएम, फिर आपके पास 4 पीपीएम, फिर आपके पास 5 पीपीएम, ऐसे वैल्यू सो ऑन आगे तक चलती रहेगी, 6 7 8 9 10 सो ऑन, ये आगे वैल्यू चलती रहेगी लाइक दैट, ठीक है, पीपीएम में। इज दैट ओके? अब मान लीजिए आपका जो, इनको मैं हटा रहा हूं, इनमें 2 चीजें मेन थी, एक तो इसको टीएमएस को किसके लिए यूज करते हैं, एक तो प्रोटॉन हाइड्रोजन के लिए, और एक कार्बन 13 के लिए ज्यादा यूज करते हैं। जनरली इसलिए इनर्ट होता है नेचर वाइज, वोलाटाइल अच्छा होता है, और एक चीज और कह सकते हो इसमें, अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे 12 प्रोटॉन होते हैं, 12 प्रोटॉन होते हैं इसके इक्विवेलेंट, और वो भी कैसे इक्विवेलेंट, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी अच्छा देंगे आपको। ये हो गया टीएमएस के तौर पे। अब मान लीजिए बच्चे एक सिग्नल आया, उसकी फ्रीक्वेंसी आई मान लीजिए 80 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज आई फ्रीक्वेंसी, आपने एक सिग्नल ऑब्टेन किया, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ये विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। टीएमएस आपके टीएमएस की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी एक रेफरेंस है, ये है 400। अगर मैं 80 डिवाइड बाय 400 कर दूंगा तो ये आ जाएगी वैल्यू किसमें, पीपीएम, इसमें वैल्यू आ जाएगी बच्चे, पीपीएम में वैल्यू आ जाएगी। 80 डिवाइडेड बाय 400 रेफरेंस के साथ कंपेयर कर लूंगा उसको, तो हमारे पास किसमें आ जाएगी वैल्यू, ये पीपीएम में, ठीक है। आती हर्ट्ज में ही है, बाद में उसको पीपीएम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। पीपीएम में हमने ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ऐसे ऐसे लाइक दैट, इस स्टेप से हमने इसको पीपीएम में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा, ध्यान से सुनिए उस एग्जांपल को और फिर आपको समझना। एक एग्जांपल है, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है, मैंने लिया CH3 CH2 CH3 CH2 और यहाँ ले लिया एक फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन ले लिया। अब जब इन्होंने इसकी वैल्यू प्लॉट की, एक तो CH3 है,
और एक आपके पास है CH2, ये 2 वैल्यू ली। यहाँ पे आपका निकला ये TMS, दिस इज योर TMS, इसको हमने रेफरेंस माना, 0 ppm माना जिसको हमने। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 सो 1 2 3 4 5। तो कहता है इन दोनों में से जब आप देखेंगे कि किसकी ppm की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू किसके TMS के रेफरेंस के तौर पे ज्यादा वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू ग्रेटर रहेगी और क्यों रहेगी। अगर ये मैं ऑब्जर्व करना चाहें कि किसकी वैल्यू ज्यादा आने वाली है, किसकी वैल्यू कम आने वाली है, तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे बच्चों ये? हाउ कैन वी ऑब्जर्व? कुछ आइडिया लगा सकते हो? पढ़ा हो आपने पहले, कैसे ऑब्जर्व करते हैं? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से दूर है। बच्चों देखो, वैसे एक बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं, बिल्कुल बेसिक टर्म में, जो आपके पास ये है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है तो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा इनका तीनों का, इसका, इसका और इसका, इनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है। एक बाहर से आपने लगाया इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट मान लिया करते भी हैं, ये दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, मान लीजिए 2 3 4 कुछ भी वैल्यू आई। और एक यहाँ पे है, ये भी आपके एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होने की वजह से साथ में ये इनके मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उनको ज्यादा वैल्यू नहीं आने देता। तो यहाँ पे जो बी नोट आएगा, इनमें डिफरेंस क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड होंगे वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड होंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सिंपल बता रहा हूँ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और जो बाद में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंपैरिजन में इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस है कम। और जहां पे मैं पहले बता चुका हूँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रांजिशन ज्यादा होगा, उनकी वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो आप समझ सकते हैं उनकी वैल्यू भी क्या आएगी, पीक की वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, किसकी कम। आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी एक की ज्यादा आएगी, दूसरे वाले की क्या आएगी? कम आएगी। इज दैट ओके? क्लियर है पॉइंट ये? कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, जो उनका मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा, मीन नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ज्यादा आएगा। किसमें? जब एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं उनके केस में। तो इसलिए अगर देखेंगे तो ये वाली पीक है, ये ज्यादा ग्रेटर आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव में, इसमें CH3 वाले में थोड़ी सी क्या आएगी? पीक थोड़ी सी नीचे रहेगी। क्लियर है बेटा पॉइंट? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इज दैट ओके? यस सर। और इसको TMS के विद रिस्पेक्ट टू जो इसकी शिफ्ट हुई है, इसको बोलते हैं बच्चों केमिकल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल शिफ्ट। इसको नाम देंगे भाई, ये इससे इसके विद रिस्पेक्ट टू जो शिफ्ट हो रही है, दिस इज योर केमिकल शिफ्ट। या यहां से यहां इसकी जो हो रही है, ये वाली भी क्या है? दिस इज ऑल्सो ए केमिकल शिफ्ट। ये भी एक केमिकल शिफ्ट है। ठीक है, ये भी क्या है? एक केमिकल शिफ्ट है। और जितना दूर जाए इसको बोलते हैं, इस साइड जाएंगे, जितना इस साइड जाते जाएंगे उसको बोलेंगे डी शील्डेड। क्या बोलेंगे? डी शील्डेड। और इस साइड जितना जाते हैं उसको बोलते हैं बच्चों शील्डेड। क्या बोलते हैं उसको? शील्डेड। ये इस साइड डी शील्डेड होता है और इस साइड ये आपके जितना जाएंगे ये शील्डेड होता है। इन पे क्वेश्चन आएंगे, बताऊंगा कैसे बनेंगे। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। TMS क्या है, किसका बना होता है, TMS से डिस्टेंस पे जाएंगे तो क्या होगा, कौन ज्यादा TMS शो करेगा, कौन कम शो करेगा, उनकी बात कर रहे हैं जनरली हम। एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूं जनरली, देखिए कुछ वैल्यूज है यहाँ पे, जैसे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है बट फिर एक अप्रोक्सीमेट डाटा है इनका, 0.5 टू 5.5 नहीं 5, 8.5, 10 12 10 12। ये बुक्स में अलग अलग बुक्स में थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे की होती है, एक यहाँ पे देते हैं 2 to 3। ठीक है, अगर ये ppm की वैल्यू इससे इसके बीच में आ रही है, ppm की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ppm की वैल्यू, ये जनरली किस में होती है बच्चों? ये हाइड्रोजन, उन हाइड्रोजन एटम के लिए आती है, हाइड्रोजन एटम के लिए आती है
जो अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो कनेक्टेड है, जिस थोड़ी पहले मैं बताया अभी, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड है, उनकी वैल्यू ppm की ये रहती है। सेकेंड जो 2 to 5 के इन बिटवीन दिखाएंगे ये वाले, तो इनमें क्या होता है, साथ में हाइड्रोजन एटम जो कनेक्टेड है, हाइड्रोजन एटम जो अटैच्ड है, जो थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल भी लिया था अभी, अटैच्ड है, ये sp3 से अटैच होगा, लेकिन वो फर्दर किससे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फर्दर जैसे अब ये था, एक तो CH3 था, ठीक है, एक आपके पास ये आ जाए, क्लियर है बेटा पॉइंट, ये आ जाए वैल्यू, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इजीली बता सकते हैं भी ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज होने के साथ साथ किससे कनेक्टेड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट, अगर ये वैल्यू यहाँ पे आती है, ये वाली ये वैल्यू आती है, तो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा, अटैच्ड है किसके साथ, sp2 हाइब्रिडाइज के साथ, मींस जहां पे डबल बॉन्ड आ जाए, sp2 हाइब्रिडाइज। ये वाली वैल्यू जो शिफ्ट होगी 8.5 से 10 के बीच में, ये किनके लिए, जो कार्बोनाइल ग्रुप से एल्डिहाइड या कीटोन में आते हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन के लिए ये वैल्यू रहेगी, कार्बोक्सिलिक वगैरह के लिए COOH, इनके लिए वैल्यू जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों पॉइंट, ये बात समझ आई, हाँ जी गाइस, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अरे एक मिनट रुकिए, मैंने पीछे तुम्हें सही कुछ गलत बता दिया, एक मिनट रुको, CH2 की वैल्यू मैंने कम बताई थी, ज्यादा CH2 के लिए केमिकल शिफ्ट ज्यादा आएगी, मतलब ये दूर जाएगा बेटा, ये क्या जाएगा, दूर, क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्ट है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, वो डिस्टेंस पे जाएगा, मींस ये अगर CH3 यहाँ है तो वो वाला कहाँ जाएगा, थोड़ा दूर जाएगा बच्चे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी ppm में। क्लियर है बेटा पॉइंट, ये को ठीक कर लेना, सॉरी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कहाँ यूज कर सकते हो, 2 to 3 वाली, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले में, sp हाइब्रिडाइज वाले में यूज करते हैं ये वाली वैल्यू 2 to 3। तो आपको डायरेक्टली अगर एग्जांपल भी दे दे भी किसमें केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगी, किसमें केमिकल शिफ्ट कम होगी, तो इन वैल्यू से आप आइडिया लगा सकते हो भी sp3 हाइब्रिडाइज मान लीजिए, एक तो आपको ये दे दे भी, एक तो ये मॉलिक्यूल है CH3CHO, ये है, एक CH3COOH है, एक CH3CH2Cl है, ये वाला हो गया, एक अलग अलग आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट इसमें आएगी, इसके लिए इंटेंसिटी सबसे डिस्टेंस पे आएगी, मींस केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, फिर उसके बाद इसमें होगी, उसके बाद किसमें होगी, इसमें होगी, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया मिल जाएगा इन वैल्यूज को याद करते हुए। सनु क्या हो बेटा है, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपको याद रखनी बच्चे, ये केमिकल, ये थोड़ी सी वैल्यू आप एक बार मेमोराइज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका, जब कॉपी में लिखोगे तो उसको देख लेना एक बार, ठीक है। इज दैट ओके बच्चे, क्लियर है पॉइंट बच्चे, एक मिनट होल्ड करना प्लीज, एक मिनट। बस एक मिनट रुक जा, फिर एक मिनट, हेलो, बेटा इसको आज यहीं तक करो प्लीज, इसको यहाँ तक पढ़ना है, अब इसको पढ़ना है क्या, सुनो सुनो, पढ़ना क्या क्या पहले सुन लो, ऐसे मत भागना, सुन लो पहले क्या क्या पढ़ना है। एक तो जब इसकी स्टडी करो, एक तो आपको ये पता लगना चाहिए एनएमआर के जो बेसिक टॉपिक मैंने बताए स्टार्टिंग में, भी एनएमआर एक्टिव कौन से हैं, ठीक है, एनएमआर इनएक्टिव कौन से हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया, 4 से डिविजिबल वाला बताया था। फिर एक्टिव वाले के दो उसमें पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन से अलग अलग, इसमें स्पिन की, न्यूक्लियर स्पिन 1/2 है, न्यूक्लियर स्पिन ग्रेटर देन 1/2 है। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। थर्ड आपके पास बनेगा क्वेश्चन इनमें, जो हमने ये चीज बहुत, ये वाली वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा एक थर्ड पॉइंट, यहाँ से अलग अलग 3 टाइप के क्वेश्चन निकलने के चांसेस हैं। अब कल आपको इसमें एनएमआर को कल कराऊंगा मैं, इसमें क्या क्या बताऊंगा सुन लो ध्यान से। एक तो शिफ्टिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कपलिंग कांस्टेंट होता है और एक शिफ्टिंग, इनके बारे में कपलिंग कांस्टेंट वगैरह, कपलिंग कांस्टेंट और शिफ्टिंग के बारे में बात होगी।
केमिकल शिफ्ट के बारे में, ठीक है, और इंटेंसिटी के बारे में बात होगी, कम ज्यादा कैसे आती है। एक हम करेंगे नंबर ऑफ लाइंस, तो हमारा एक मान लीजिए एक सिग्नल ऐसे आया, फर्दर ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फर्दर और आगे सिग्नल में स्प्लिट अप हो जाता है, तो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग की बात होगी, स्प्लिटिंग कैसे कैसे पॉसिबल होगी, तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। और उसके बाद ही आप अगर ESR करेंगे, उसके बाद ESR करने में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ESR कैसे होता है। वैसे तो ESR बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी ये जो टॉपिक कर लेंगे तो ESR बहुत ईजी हो जाएगा फिर आपके लिए। तो बच्चों आज इसको पढ़ना प्लीज सभी ने, ठीक है ना, यहाँ तक अच्छे से स्टडी करना और पीछे वाले लेक्चर पढ़ लेना। मोहित आप स्पेशली, क्योंकि शायद आप कह रहे थे कि नहीं पढ़े आपने, तो पीछे वाला लेक्चर जरूर देख लेना बच्चे। आज इसको कंप्लीट करो प्लीज एक बार, ठीक है। सर ओके बच्चे।